नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार के चुनाव में। और बिहार के चुनाव में कई सारी ऐसी हॉट सीट है जिसमें एक दानापुर की सीट भी है जहां पे रामकृपाल यादव खड़े हैं। आप जानते हैं रामकृपाल जी को 5-6 बार के सांसद हैं। आरजेडी से करियर की शुरुआत करते हुए बीजेपी में मंत्री पहुंचे, केंद्रीय कैबिनेट में मोदी जी के साथ काम किया, संसद में हम लोगों से रोज बातें होती थी, मुलाकातें होती थी। लेकिन अब इन्होंने पटना को पकड़ लिया है, दानापुर से विधानसभा चुनाव में है। तो रामकृपाल जी क्या है इस बार दानापुर तो आपका कांस्टेंट रहा है। आप जब लोकसभा चुनाव में भी था तो जीतते रहे हैं, जीते रहे हैं, इस बार भी जीतिए, इस बार भी जीतेंगे। तो इस लोकसभा से शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव में कैसे आपकी हार हुई? मतलब कि आप इतने मजबूत कैंडिडेट, लेकिन जनता ने कहा कि बहुत आपने लोकसभा राज्यसभा कर लिया, थोड़ा रेस्ट कीजिए। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि कुल मिलाकर के मैंने 8 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा हूं, जिसमें 5 बार सफलता लोकसभा में हुआ, 1 बार राज्यसभा से था। मगर आपको बताऊं कि जब भी मैं चुनाव जीता हूं तो दानापुर की बहुत भूमिका रही। सबसे अधिक मतों से जीता है दानापुर, हमेशा लीड, बहुत अच्छा लीड। पर इस बार जो है कई कारण है, मैं उसके विस्तार में नहीं जा सकता। और दानापुर की जनता ने मुझे अपना इस बार भी आशीर्वाद दिया और यहाँ से लीड हुआ है। तो दानापुर का प्यार बहुत मिला है, दानापुर की जनता का प्यार मिला है। और मुझे लगता है कि इस बार भी लोगों ने मन बनाया है कि हम अपने इस सेवक को पुनः सेवा का मौका दें, विधानसभा में प्रतिनिधित्व दिलाकर। तो छुट्टी के दिनों में आपने क्या किया? जो रेस्ट का पीरियड आपको जनता ने दिया था, ये एक दिन भी नहीं बैठा। पिछले 1.5 साल में जब मैं हार भी गया हूँ, क्योंकि पूरा लोकसभा 6 विधानसभा क्षेत्र है, मेरी उपस्थिति किसी न किसी कारण होती रही है। और अभी हाल में ही यहाँ बहुत बाढ़ है, ये गंगा के किनारे का इलाका बैठे सटे हुआ है, तो हर साल यहाँ बाढ़ आता है। कभी कोई बाढ़ नहीं भी आता है। और जब से मैं यहाँ का प्रतिनिधि हुआ, बाढ़ के दरमियान उनके राहत के लिए, उनकी समस्या को सुनने के लिए जाता रहा। और इस बार भी न रहते हुए भी यहाँ का न कोई सांसद गया, न यहाँ का कोई विधायक गया। आज भी उनके आँख के आंसू को पोंछने के लिए मैं ही तैयार था और मैं ही गया और उनकी समस्या को दूर करने का काम किया। इस चुनाव में क्या मेन मुद्दा क्या है? इस चुनाव का मेन मुद्दा है विकास। मैं विकास को ही आधार मान करके चुनाव लड़ता रहा हूँ और हमारी पार्टी की पॉलिसी है विकास, अमन चैन, विकास, ये मुख्य रूप से है। तो ये इलाका में खास तौर पर ऐसे प्रतिनिधि विधायक रहे तो बाहुबली है कहते हैं। हाँ। और उनका और भी कुछ चलता रहा है। हाँ, बहुत कुछ। अभी भी जो एमएलए हो भी गए और उनका एक ही अभियान था, धन कमाओ। धन कमाओ में बहुत सारा मामला है, चाहे बालू से कमाओ, चाहे गिट्टी से कमाओ, जमीन से कमाओ, जैसे भी कमाओ। आपने सुना ही है, बिल्कुल। एक भले माने जो बिल्डर है उसने ही अपनी कहानी बताने का काम किया, अपनी पीड़ा, चूंकि उसी इलाके के वहाँ यादव ही हैं, कोई दूसरा नहीं है, तो किसी को बख्शते नहीं है। उनका एक ही अभियान है, जमीन हक कब्जा करो और लोगों को डराओ धमकाओ, यही सब है, कलेक्शन करो। तो आपका तो मुकाबला फिर एक यादव बाहुबली से है, जो कि लालू जी के और परिवार के भी काफी करीबी लोगों में है। फिर उस बाहुबली को कैसे आप हराएंगे? कुछ नहीं, सब यहाँ का जो जनता है, बाहुबली कोई हो, धनबली कोई हो, मगर जनबल से तो कोई लड़ सकता नहीं। लोकतंत्र में अगर आस्था लोग रखता है, लोकतंत्र का है कमाल, तो इसलिए मोदी जैसा गरीब प्रधानमंत्री बन जाते हैं। कई ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई धन बली और बाहुबली रहे और जन बली के ताकत से मैं उनको परास्त करूँ। अब ये बताइए कि इस चुनाव में क्या नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे? इस चुनाव में अगर बीजेपी एनडीए को बहुमत आ जाती है तो निश्चित तौर उन्हीं के नेतृत्व हम लोग चुनाव लड़। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि माइनस नीतीश अभी ऐसा कुछ लगता है आपको क्या? हम सब लोग उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं और हमारी जीत होती रही है। इस बार उन्हीं के नेतृत्व में हम लड़े हैं, जो एनडीए के नेता हैं। फिर चुनाव में जीत होगी, निश्चित तौर पर कोई इफ बट नहीं।
क्योंकि कई बार जब सवाल पूछा जाता है, अमित शाह से सवाल पूछा गया तो वो उन्होंने कहा कि भाई चुनाव हम उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं फिर विधायक दल के जो एमएलए हैं वो नेता का चुनाव करेंगे। जब आप किसी सीएम के लीडरशिप में चुनाव लड़ रहे होते हैं तो ये माना जाता है कि भाई चुनाव के बाद भी वही सीएम होगा, क्योंकि मैंडेट आपने उनके नाम पे लिया है। वो ठीक है, उनके ही नाम पर हम जब चुनाव लड़ रहे हैं तो मैंडेट तो उन्हीं के नाम पर आएगा, एनडीए उन्हीं के नेतृत्व में आस्था व्यक्त किया और चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो और ये तो सही बात है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था यही है कि चुनाव में एमएलए जो जीत के आते हैं वही अपना लीडर मानता है, तो कहाँ डिफरेंसेस तो कुछ है नहीं। नेता हमारे वही हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव पहले भी लड़े हैं, इस बार भी लड़ेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि नीतीश जी भूल जाते हैं, मंच पे किसी को माला पहना दे रहे हैं, किसी को पकड़ के नाम बुलवा दे रहे हैं, तो उनकी एक उम्र हो गई है और एक नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप को, चाहे वो बीजेपी से हो या फिर जेडीयू से हो, उसे मौका मिलना चाहिए। नहीं, मैं समझता हूँ कि अभी उम्र रिटायरमेंट है, कोई एज तो होता नहीं पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में तो कोई है। पीवी नरसिम्हा राव, आदरणीय पीवी नरसिम्हा राव आज वो नहीं है, कितने साल के थे वो तो ऑलमोस्ट रिटायरमेंट ले लिए थे, मगर उनके नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री काल 5 साल तक किए, बहुत अच्छा काल उन्होंने चलाया। बिल्कुल, इसमें कहीं तो मत नहीं है, मगर स्थिति है कि कोई रिटायरमेंट का एज नहीं होता है पॉलिटिशियन को, और बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल काम कर रहे हैं, बिहार के जनता का जो समस्या उसका निदान कर रहे हैं और आगे भी वही करेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, कि बट का कोई सवाल ही नहीं होता। कुछ पकड़ एडमिनिस्ट्रेशन पे ढीली नहीं हुई है? जो नीतीश के अगर 2015 के या 2010 का शासन देखा जाए तो थोड़ी सी पकड़ ढीली लगती नहीं है? मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा, शासन है, जनता है यहाँ पर, और शासन को जो काम करना चाहिए वो काम मजबूत काम हो रहा है, मजबूती के साथ उनके नेतृत्व में काम हो रहा है। अब आपकी जो पुरानी पार्टी थी वहाँ पे मार मची हुई है लीडरशिप को लेके। कांग्रेस कह रही है कि हम जी तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस के कुछ नेता कहते हैं कि भाई सबसे बड़ी पार्टी तेजस्वी की पार्टी है, तो ऑब्वियस सी बात है तेजस्वी अगर मैंडेट मिलेगा तो सीएम होंगे। एक्चुअली वहाँ का जो मारकाट देख रहे हैं महागठबंधन के अंदर, वो नीति और सिद्धांत का तालमेल नहीं है, वो स्वार्थ के लिए तालमेल कर रहे हैं कि सत्ता प्राप्ति हो, कुर्सी कैसे मिल जाए। हाँ, कुर्सी में बस सत्ता प्राप्ति, कुर्सी कैसे मिल जाए, और इसी में खेल चल रहा है। कांग्रेस पार्टी, आपने कहा कि अभी तक घोषणा नहीं किया है, तो मन में कुछ होगा। तो ये इन लोगों का जो महागठबंधन है, जो गठबंधन है, उसमें कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और बिल्कुल अपने कुर्सी का लड़ाई, छीना झपटी, यही काम में लोग लगे हुए हैं। जनता के समस्या कैसे निदान होगा, अब उसके चक्कर में नहीं पड़े हैं। अब हमारी जो एनडीए की सरकार है या नेतृत्व है, आपने कहीं नहीं देखा होगा खटपट कुछ हो रहा है। वहाँ तो खटपट बिल्कुल जनता के सामने है, अंदरूनी नहीं, उनका अंदरूनी झगड़ा जो है बाहर आ गया है। तो ये मैं समझता हूँ कि जनता पहले भी इन लोगों पर विश्वास नहीं की थी और इस बार भी विश्वास नहीं करेगी, और कदापि वैसे लोगों को नहीं देगी जो अपने घर को नहीं संभाल सकते हैं, अपने अंदर के पार्टनर को नहीं संभाल सकते हैं, तो बिहार की जनता को क्या संभालें। आप चूंकि उस परिवार से, आपके लालू जी के साथ बड़े घनिष्ठ संबंध रहे, और जब आपने पार्टी छोड़ी भी थी तो कई जगह पे मैंने देखा इंटरव्यू में आपने कहा कि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे उस पार्टी को छोड़ते हुए। लालू जी के बाद जो अस्वस्थ रहने लगे, अब जो पार्टी में खटपट है, परिवार में खटपट है, उनका बड़ा बेटा छोड़ के निकल गया, रोहिणी कुछ और कहती हैं, तो इसके पीछे का क्या कहानी, क्या आपको समझ में आती है? देखिए, स्थिति ये है कि लालू जी के नेतृत्व में संगठन नहीं है और उनकी कुछ चलती भी नहीं है। मैं समझ को दिखता, मतलब वो मुखौटा कुल मिला के हैं। बिल्कुल मुखौटा के रूप में है, मगर जब नेता एक होता है, नेतृत्व एक होता है, परिवार में कई लोग होते हैं, उनका नियंत्रण आता है, मगर हमको लगता है वर्तमान नेतृत्व के नियंत्रण में परिवार भी एकजुट नहीं है, इसलिए आपको खटपट नजर आती है। एक भाई तो चले गए तेज प्रताप जी, अपने अलग दल बना लिए हैं, और भी उनके बहनों के बीच में भी टिप्पणियाँ हैं, क्योंकि सत्ता कहीं होर में लगे हैं, और वो पार्टी जो है पारिवारिक पार्टी है, उनको अपनी चिंता जरूर है, अपने घर की चिंता जरूर है, अपने परिवार की चिंता जरूर है, जनता की चिंता नहीं है। तो जनता के लिए जो कमिटमेंट
है, होना चाहिए, वो लोगों को नहीं है, इसलिए जनता का विश्वास नहीं जीत पाएंगे। और जो उन्होंने वादे किए हैं, उन्होंने एक वादा किया है कि सबको सरकारी नौकरी देंगे। बिहार में 2 करोड़ से ज़्यादा फैमिली है, क्या ये इकोनॉमिकली फिजिबल है कि 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दिया जा सके? जनता इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि उन्होंने कहा हर फैमिली 2 करोड़ से क्या 3 करोड़ के लगभग है, तो 3 करोड़ तो नौकरी भी नहीं है, कुल मिलाकर के 20-25 लाख नौकरी होगा सरकारी, तो कैसे वो 3 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे और इतनी धनराशि लाएंगे कहाँ? बिहार की अर्थव्यवस्था को सब लोग जानता है, यहाँ कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर केवल खेत और खलिहान के माध्यम से आप काम कर रहे हैं, बाहर के कोई ऐसी आमदनी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये लोग समझता है, जनता ऐसे मूर्ख नहीं बनने वाली है और कदापि इनकी जो घोषणा हो रही है उस पर कोई विश्वास करने वाला नहीं है कि हर परिवार को, हर लोगों को नौकरी मिल जाएगी, ऐसा संभव नहीं। अब जो प्रशांत किशोर एक नए प्लेयर आए हैं, उन्होंने एक के बाद आपके सारे नेताओं के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए, सम्राट चौधरी से लेकर मंगल पांडे के ऊपर। आपको क्या लगता है बिहार की पॉलिटिक्स में प्रशांत किशोर का फ्यूचर क्या है? देखिए, प्रशांत किशोर जी अपना काम कर रहे हैं, पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, उनका कोई असर है नहीं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, मैं उसका जनता पर असर नहीं है, क्योंकि जिनों पर उन्होंने आरोप लगाया है मजबूती के साथ जनता के सामने अपनी बात को मजबूती के साथ रखा है और उनके बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा। तो आप कह रहे हैं कि कोई सिर्फ वोट कटवा रहेंगे, कोई सीट वीट नहीं जीतने वाला? 100% इसमें कहाँ कोई दूर है, और जनता सब समझ जाएगी कि यहाँ वोट देने से हमारा वोट बर्बाद होगा, वो आ ही नहीं सकते, दूर दूर की कोई संभावना नहीं। बीजेपी की जो लीडरशिप है उसमें आरके सिंह ने आरोप लगाए कि भाई सम्राट चौधरी को वोट मत दें, ये सब बाहुबली नेता हैं, कई सारे नेताओं का उन्होंने नाम लिया है। अब आरके सिंह के प्रति सम्मान है, मगर उनका ये जो धारणा या अवधारणा हटने के बाद, पद से हटने के बाद रख रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं, तो पहले तो आपने उन्हीं के नेतृत्व में आप भी विश्वास किया था, आस्था व्यक्त किया था। पिछले साल तक तो बोले नहीं, जब लोकसभा चुनाव वही मैं बोलूँ, जब वो लोकसभा चुनाव हार गए तो कई तरह की बातें आ गई, उसी समय विरोध करते जब नेता का चुनाव हो रहा। सम्राट चौधरी अध्यक्ष भी रहे, प्रतिपक्ष के नेता भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, उनकी लीडरशिप में ही आपने चुनाव लड़ा। उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा, बिल्कुल सही। तो इसलिए सब गलत बात है, कोई विश्वास नहीं करने वाला। थोड़े आहत हैं वो घायल जो लोग होता है, थोड़ा परेशान हो जाता है। अंगूर खट्टे वाली कहानी है, कुछ मिल नहीं रहा है तो इसलिए वही है, सब समझता है। तो चूंकि जी बिल्कुल, रामकृपाल जी को ढेर सारी चुनावी यात्रा पे जाना है। एक अंतिम सवाल मैं लेता हूं, तो रामकृपाल जी, आप दावे के साथ कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है? पूरा भरोसा है, उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, नेतृत्व है उनका। बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं होगा? कौन है? उन्हीं के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में है, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रामकृपाल जी का। उनका कहना है कि चुनाव के बाद भी एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। विधानसभा और लोकसभा के बीच में वो लगातार रिसफल कर रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पिछली बार हार हुई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पार्टी ने फिर से उन्हें दानापुर में फील्ड कर दिया है, दानापुर की जो विधानसभा है वहाँ से जीतने के लिए। और उम्मीद की जानी चाहिए कि दानापुर से रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और फिर सरकार में कोई भारी भरकम मंत्रालय लेकर बिहार की जनता की और पटना की सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रामकृपाल जी से।